5 ईयर प्लान ना। तो ये इन्हीं प्रोग्राम्स के अंडर में वो रन करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन। इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। इसलिए ये लॉन्च हुआ था कब, 2013 में। कंपोनेंट क्या है इसके, दोनों है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये दो प्रोग्राम मिलकर नेशनल हेल्थ मिशन बनाते हैं। 2013 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इसका की कंपोनेंट्स क्या, गोल क्या है। अकॉर्डिंग टू 12 5 ईयर प्लान 2012 से 17 में जो 5 ईयर प्लान था, उसके अकॉर्डिंग नेशनल हेल्थ मिशन का गोल ये था कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इसको रिड्यूस करके कितना लाना है, 1/1000 लाइव बर्थ। आईएमआर को रिड्यूस करके 25/1000 लाइव बर्थ लेके आना है। जो 12 5 ईयर प्लान है वही सेम इसका गोल है नेशनल हेल्थ मिशन का, है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट रिड्यूस टू 2.1। अब ये 2.1 जो फर्टिलिटी रेट रिड्यूस करने का मकसद क्या है? अभी देखिए बहुत सारा वो चलता है ना, हम दो हमारे दो। तो ऑलमोस्ट ये 2.1 उसी को डिनोट करता है कि एक रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल है, अगर वो अपना पूरा रिप्रोडक्टिव एज जो साइकिल है वो कंप्लीट करती है, तो आफ्टर दैट साइकिल कम से कम उसका जो है वो दो ऑफ स्प्रिंग को, उससे दो ऑफ स्प्रिंग होने चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम भी लगभग वही 2.1 जो बढ़ के आ गए। ये था कि अगर दो हो जाता तो क्या कमी थी, दो से दो हो जाता डिनोट करता, लेकिन 2.1 इसलिए दिया गया कि फर्दर अगर मान लीजिए बीच में कोई कमी हो रही है या कोई एक ऑफ स्प्रिंग है उसकी डेथ हो गई या कुछ, तो वो उसको रिप्लेस करने के लिए था। तो टोटल फर्टिलिटी रेट कितना लेके आना है हमें, 2.1। वही दो बच्चों वाला जो नार्म है, 2 चाइल्ड नार्म, है ना। एंड प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ एनीमिया इन वुमेन एज 15 to 49 ईयर्स। जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन है उनमें एनीमिया को प्रिवेंट करना, और ऑलरेडी जो एनीमिया से जो प्रिवेलेंस है उसको रिड्यूस करना है। अब वो इसके लिए क्या होता है, जो आशाएं होती हैं वो आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स बाकायदा उनके पास होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, है ना। प्रिवेंट एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इंजरीज एंड इमर्जिंग डिजीज। इनसे क्या है, जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी उसको कम करना है ना। इसके अलावा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है उसको रिड्यूस करना है। बहुत ज्यादा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर ना हो, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत काम करे। लाइक अभी आयुष्मान कार्ड योजना जो चल रही है। इसके अलावा ड्रग्स में हमने देखा है कि बहुत जगहों पे क्या है, ड्रग डिपो ओपन हुए हैं ना, जो बहुत कम कास्ट पे ड्रग्स प्रोवाइड हो रही है वहां पे। तो ये सारा क्या है, ये यानी जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर आम आदमी का जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसको कम करना है ना। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस से जो ट्यूबरक्लोसिस का केस की जो मोर्टेलिटी है उसको भाई हाफ करना है। हालांकि अभी ये अचीव नहीं हुआ है, बट ये गोल में है कि इसको हमें हाफ करना है। लेप्रोसी का जो प्रिवेलेंस लेवल है लेस देन 1/10,000। ये चीज जरूर याद रखिएगा, कामा के बाद के जीरो गिनती कर लीजिए, यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है। तो अगर हम कहें कि लेप्रोसी जो है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन रही है, तो उसका प्रिवेलेंस कितना होगा, जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए। अभी ये लेस देन वन है ना, मोर देन 1/10,000 कर दीजिए। ये अब एक क्या है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो गया लेप्रोसी। और लेस देन 1/10,000 है तो ये हमारा डिजायरेबल गोल है। जो प्रिवेलेंस जो सेट किया गया था कि हमने लेप्रोसी को एलिमिनेट किया, दैट मीन्स कि लेप्रोसी के केस खत्म नहीं हो, बल्कि हमें ये प्रिवेलेंस रेट इसको अचीव करना था। और ये जब अचीव हो गया तो हमने कह दिया कि लेप्रोसी को हमने एलिमिनेट कर दिया है ना। एनुअल मलेरिया इंसिडेंस टू बी लेस देन 1/1000 पॉपुलेशन। इसके अलावा माइक्रोफाइलेरिया का प्रिवेलेंस है, इसको भी कम करना है तमाम डिस्ट्रिक्ट में। और काला आजार को एलिमिनेट करना था बाई 2015। और ऑल ब्लॉक लेवल पे जो ये क्राइटेरिया सेट था ये अचीव हो गया था, ठीक। तो ये सारे गोल थे किसके, 12 5 ईयर प्लान 2012 टू 17 के अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। दो कंपोनेंट होते हैं इसके, रूरल हेल्थ मिशन और अर्बन हेल्थ मिशन। अब आइए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एनआरएचएम। अब एनआरएचएम में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी इसमें बनी। तो एनआरएचएम के बारे में एक चीज याद रखिएगा, अभी हमने पढ़ा नेशनल हेल्थ मिशन वो लॉन्च हुआ कब, 2013 में। लेकिन एनआरएचएम कब लॉन्च हुआ था, नेशनल रूरल 2000। हेल्थ 2005 में, है ना। 2005 में ये लॉन्च हुआ था। जो अर्बन हेल्थ मिशन था वो लॉन्च हुआ था 2013 में। तो दोनों को जब मर्ज किया गया तो एक नया नाम दिया गया, नेशनल हेल्थ मिशन। 2013 के नाम से वो जाना जाता है। लेकिन एनआरएचएम जो है वो 2005 में लॉन्च हुआ था, ठीक। इसकी स्ट्रेटजीज क्या है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की ना। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसके बारे में हमने पढ़ा, 3 टियर इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, ग्राम लेवल पे मतलब विलेज लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो उसको क्या करना था, और उसकी कैपेसिटी को क्या करना था, इनहेंस करना था। इसके अलावा
हाउस होल्ड लेवल पे हेल्थ केयर को और मजबूत करना था बाय रिक्रूटमेंट ऑफ आशा एंड देयर ट्रेनिंग। आशाओं को रिक्रूट करना था, उनको ट्रेन करना था, हाउस होल्ड लेवल पे हेल्थ केयर को और अच्छा करना था, है ना। इसके अलावा विलेज हेल्थ कमेटी, ये भी पंचायती राज इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा है ना। विलेज हेल्थ कमेटी, इसको मर्ज करके विद आशा एंड एएनएम क्या बना, हेल्थ प्लान बनाना था। इसके अलावा जो सब सेंटर्स है उनको और स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करनी थी, उनको और अच्छा करना था, वहाँ पे फैसिलिटीज को इंक्रीज करना था। पीएचसीज और सीएचसीज जो है उनको फर्दर जो है और स्ट्रेंथ, वहाँ पे जो स्ट्रेंथ थी उसको बढ़ाना था। लाइक सीएचसी पे क्या हुआ कि 30 to 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए पर लाख पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा इंटरसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन है, उनको प्रिपेयर करना, उनका वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना, जो भी चीजें लागू हो रही है। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, चाहे रूरल हेल्थ मिशन हो या अर्बन हेल्थ मिशन, जो कोर होता है ना, जहाँ से तमाम चीजें प्लान होती है और इम्प्लाई होती है, वो डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट से ही पूरी चीजें यहाँ पे कंट्रोल में होती है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वही चीज थी कि तमाम चीजें कहाँ से कंट्रोल हो रही है, डिस्ट्रिक्ट से हो रही है, तो सेम चीज यहाँ पे भी लागू होगी। इसके अलावा मॉनिटरिंग है, सुपरविजन है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही है। हाँ, कुछ चीजें और थी। जननी सुरक्षा योजना एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन था, और ये भी इसी के अंडर में आता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में इसको भी रखा गया है ना। मेन इसका जो पार्ट था, ये जो एम था जननी सुरक्षा योजना का, ये था कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो, यानी डिलीवरीज होम बेस्ड ना होके इंस्टीट्यूशन पे डिलीवरीज हो, और साथ ही साथ कैश असिस्टेंस भी दिया जा रहा था मदर्स को ना। प्रमोटिंग नॉन प्रॉफिट सेक्टर पार्टिकुलरली इन अंडर सर्व्ड एरियाज, और जो अंडर सर्व, या यूं कह लीजिए कि झुग्गी झोपड़ियां, या जो जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे इस चीज को ज्यादा प्रमोट करना था। इसमें स्ट्रेटजीज क्या थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 से 12 तक का जो की कंपोनेंट था, उसमें यह था कि हर एक गांव में, देश के हर एक गांव में एक ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट होना चाहिए। कौन सा वो हेल्थ एक्टिविस्ट है, आशा। आशा, है ना। मेन चीज क्या, पूरे रूरल हेल्थ मिशन में एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगी, आशा, आशा का रिक्रूटमेंट, है ना। तो वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ दिस, टू प्रोवाइड एवरी विलेज इन द कंट्री विद अ ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट, दैट इज आशा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, है ना। ये चीज थी एनआरएचएम में। इसके अलावा दूसरा जो एक कोर स्ट्रेटजी थी एनआरएचएम की, टू डेवलप हेल्थ प्लान फॉर ईच विलेज, हर गांव के लिए एक अलग से उसका हेल्थ प्लान, एक रूट मैप तैयार किया जाए हेल्थ से रिलेटेड। और किसके साथ मिलके ये हेल्थ प्लान तैयार करना था, विलेज हेल्थ समिति ऑफ पंचायत, इनके साथ मिलके एक पूरा हेल्थ प्लान उस गांव का तैयार करना था ना। ये भी एक कोर स्ट्रेटजी में आता था। आशा क्या करेगी, अब आशा का काम क्या है, आशा विल मेक वीएचपी, वीएचपी तो हेल्थ प्लान फॉर विलेज, वीएचपी, कैसे, विद एएनएम्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड कम्युनिटी वर्कर्स, है ना। इन तमाम लोगों के साथ मिलके, और साथ में आशा, अंडर द लीडरशिप ऑफ विलेज हेल्थ समिति ऑफ पंचायत, या पंचायत हेल्थ समिति जो है, उसकी लीडरशिप में आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी वर्कर्स और कम्युनिटी वर्कर्स मिलके जो है वो विलेज हेल्थ प्लान तैयार करेंगे। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एन इंटर सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान, डीएचपी इसको कहते हैं ना। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन जो होता है वो इसको प्रिपेयर करता है, और जो कोर होता है किसी भी प्रोग्राम का यहाँ पे एनआरएचएम में, वो कहाँ से ऑर्गेनाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट से ही होता है। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन जो है ये, अब इसके अंडर में क्या क्या चीजें आएंगी, ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन है, ये सारी चीजें। इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से हो रहा है, वाया डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन। सबके सब किस में आ रहे हैं, एनआरएचएम में आ रहे हैं ना। एंड दिस, अब देखिए, कोर यूनिट ऑफ प्लानिंग, बजटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स, वो डिस्ट्रिक्ट है, यहीं से ये प्रोग्राम पूरा सुपरवाइज होगा, मॉनिटर होगा। फर्दर आशा के बारे में थोड़ा सा दो तीन लाइनें, इसमें कुछ चीजें हैं ना आशा से रिलेटेड, एग्जाम में यही पूछा भी जा सकता है। तो प्रपोज्ड पॉपुलेशन नॉर्म क्या है अभी आशा का, 2 आशा वर्कर पर 1000 पॉपुलेशन, ये प्रपोज्ड नॉर्म है। अभी ये जो नॉर्म है ये मीट नहीं हुआ है ना। बहरहाल प्रपोज्ड पॉपुलेशन नॉर्म 2 आशा वर्कर पर 1000 पॉपुलेशन।
अब इनका काम क्या है, आशा का काम क्या है? एक तो एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सिस्टम। जो कम्युनिटी है यानी जो लोग हैं और जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उनके बीच का क्या करना है, एक इंटरफेस के तरीके से, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम को लोगों तक पहुंचाने का काम करना है। ठीक, आशा को। दूसरी चीज जो एएनएम है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एएनएम और विलेज, इनके बीच का जो गैप है उसको दूर करना है वाया ब्रिज, एक ब्रिज की तरह काम करना है इन दोनों के बीच में। एंड ये किसको अकाउंटेबल है, किसको जवाबदेह है? पंचायत को, यानी जो पंचायत है, जो ग्राम है, ग्राम सभा है, या जो विलेज है, उसको ये क्या है, ये अकाउंटेबल है, उसको ये जवाबदेह होती है। तो ये तीन चीजें हैं आशा के लिए कि किस तरीके से इनको काम करना। फर्दर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है आशा का, ये इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो क्या है कि जिस कम्युनिटी में हमें आशा को रिक्रूट करना है, तो वो लेडी जो है वहीं की लोकल रेजिडेंट होनी चाहिए, उसी कम्युनिटी की। एज क्या होनी चाहिए, 25 to 45 ईयर्स एज की होनी चाहिए आशा। एंड लिटरेट होनी चाहिए विद फॉर्मल एजुकेशन अप टू 10th क्लास। अभी लास्ट ईयर तक ये 8th क्लास था, मतलब इससे पहले की जो गाइडलाइन थी उसमें आशा के लिए ये था कि फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए कहाँ तक, 8वीं क्लास तक, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया गया कहाँ तक, 10th क्लास तक ना। तो लिटरेट विद फॉर्मल एजुकेशन अप टू 10th क्लास, लिटरेट होनी चाहिए 10th क्लास तक की, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो ये इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया था। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, काम क्या है आशा के, नो। तो पहली चीज तो क्या है कि क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड तमाम काम, यानी अवेयरनेस, लोगों तक हेल्थ के बारे में पहुंचाना। अब वो हेल्थ किस चीज से, सफाई से रिलेटेड है, दवाओं से रिलेटेड है, कैसे बचना है, तमाम चीजें कम्युनिटी कम्युनिटी तक इसको पहुंचाना है, बताना है। और जो हेल्थ प्लान तैयार हो रहे हैं कम्युनिटी में, उसको क्या करना है, लागू करवाना है लोगों को बता बता के ना, कि कैसे आपको ये जो हेल्थ सर्विसेज है इनको यूटिलाइज करना है। ये सारा काम क्या है, आशा का है। इसके अलावा जो क्यूरेटिव केयर है, यानी जो छोटे छोटे पैकेजेस होते हैं, लाइक एमडीटी है, मल्टी ड्रग थेरेपी है, या डार्ट्स है, या और भी बहुत सारी चीजें, ओआरएस का लोगों तक पहुंचाना है। ये सारा काम, ये सारा काम आशाओं का होता है ना। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव और हेल्थ चाइल्ड है, वहाँ पे फीमेल्स को काउंसलिंग करनी है, उनको जो कंट्रासेप्शन है, जो रूटीन में कंट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं नॉर्मली, वो इनको लोगों तक पहुंचाना है। ये आशाओं का काम होता है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट रिलेटेड जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, लोगों को इंकरेज करना है, लोगों को वहां तक पहुंचाना है कि आप यहीं से इसको यूज करिए, और प्राइवेट सेक्टर में ना जाइए, आपको बहुत ज्यादा खर्च होगा, बल्कि उसको गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ लेके आना है ना। साथ में ये देखिए, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन, एक्ट एज अ डिपो होल्डर फॉर, डिपो होल्डर का मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि जिसके पास स्टोर हो, है ना। तो डिपो होल्डर फॉर एसेंशियल प्रोविजन लाइक ओआरएस है, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स है, क्लोरोक्विन है, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट्स है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है या कंडोम्स है, ये सारी चीजें जो है क्या है, ये डिपो होल्डर्स यानी इनके पास हर वक्त मौजूद है, और लोगों तक, कम्युनिटी तक ये पहुंचाते रहे उसको ना। प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर एंड एक्ट एज ए डार्ट्स प्रोवाइडर, है ना, लोगों को डार्ट्स दे। इसका इनको ऑनरेरियम भी मिला जाता है, जब भी कोई डार्ट्स कंप्लीट होती है, एमडीटी कंप्लीट होती है, तो 250 रुपीज या 150 रुपीज अकॉर्डिंग टू एनआरएचएम एंड एनएयूएचएम इनको प्रोवाइड किया जाता है, इनको दिया जाता है। इनकी सैलरी बहुत कम होती है आशाओं की, 2,000 रुपये पर मंथ होती है। बाकी जो अदर उससे एक्टिविटीज से इनको इस तरीके से ये पैसा निकालते हैं ना। इसके अलावा इनको क्या काम था, विलेज हेल्थ प्लान तैयार करना था। प्रेग्नेंट वुमेन है, तो अब उसको ट्रीटमेंट चाहिए, या उसको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना है, तो उसके साथ जाना है, उसके साथ जाना, उसके साथ रहना है वहाँ हॉस्पिटल तक, उसकी डिलीवरी को कंडक्ट कराना है। ये भी आशाओं का काम है, और इस पे उन्हें क्या मिलता है, ऑनरेरियम मिलता है। इसके अलावा बी ए पार्ट ऑफ जननी सुरक्षा योजना एंड हेल्प रिड्यूस एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। और ये कैसे कम होगा, जितनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होंगी, एमएमआर उतना ही कम होता चला जाएगा। अब रिसोर्स पर्सन क्या है ट्रेनिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आशा की ट्रेनिंग के लिए कौन जिम्मेदार, यानी कौन इनको ट्रेन करेगा? तो एएनएम एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये जो है आशाओं को ट्रेन करते हैं। ठीक। इसके अलावा जो आशा और आंगनवाड़ी का जो काम है एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, वो क्या क्या है? एक तो हेल्थ डे, इसको ऑर्गेनाइज कराना है, आईईसी एक्टिविटी यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, इसको करना है। डिपो होल्डर एंड इशूइंग टू आशा, अब ये सारी चीजें जो आंगनवाड़ी वर्कर से किस पे पहुंच रही है, आशाओं तक पहुंच रही है ना। इसके अलावा एलिजिबल कपल्स है, उनकी लिस्ट को अपडेट करना है, और कितने बच्चे हैं उनको भी अपडेट करना है।
फूड सप्लीमेंटेशन है, इनको मोबिलाइज करना है, लोगों तक पहुंचाना है। एएनएम का क्या काम है? आशाओं से मिलके ऑर्गेनाइज मीटिंग विद आशा, है ना, ऑर्गेनाइज मीटिंग्स विद आशा, पार्टिसिपेट एंड गाइड फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ डे। ये सारी चीजें अब ये इनके अलग अलग, लाइक एएनएम क्या काम करेगी आशाओं के साथ मिलके, आंगनबाड़ी वर्कर्स क्या काम करेंगे आशाओं के साथ मिलके, ये सारे इनकी एक्टिविटीज है ना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आइए ये आशा के वर्क को इवेलुएट करने के लिए क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जिनसे ये पता चलेगा कि जो आशा रिक्रूट हुई है वो अपना काम कर रही है। अगर कर रही है तो उसका कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है ना, उसका पॉजिटिव इफेक्ट है या निगेटिव इफेक्ट है। प्रोसेस इंडिकेटर यानी कि आशाओं के सिलेक्शन से रिलेटेड ये इंडिकेटर्स है ना। नंबर ऑफ आशा सिलेक्टेड, कितनी आशा को सिलेक्ट किया गया, कितनों को ट्रेन किया गया, और 1 साल की रिव्यू मीटिंग में कितनी आशाओं ने अटेंड किया उस मीटिंग को। तो ये सारी तीनों इंडिकेटर जो है इसको प्रोसेस करते हैं। कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो वो एक प्रोसेस होती है। अब उसमें हमने क्या किया, आशाओं को सेलेक्ट किया, ट्रेन किया, 1 साल तक हमने, फिर जब रिव्यू मीटिंग की तो हमने देखा कि इतनी आशा जो है वो आई इस मीटिंग में। तो ये आशा के जो रिक्रूटमेंट था सिलेक्शन का, उसका उसके लिए जो इंडिकेटर थे उनको हमने नाम दिया प्रोसेस इंडिकेटर्स। अब ये तमाम चीजें हो गई, आशा से रिलेटेड ये काम हो गए। तो अब आउटकम क्या निकल के आया, हमने ट्रेन कर दिया उनको 1 साल के बाद, अब आउटकम देखिए। आउटकम में क्या क्या है, इनका जो काम था आशा का, तो उसके अकॉर्डिंग आउटकम भी है। परसेंटेज ऑफ न्यूबॉर्न्स वेड एंड फैमिलीज काउंसिल, कितनी फैमिलीज को उन्होंने काउंसलिंग की टू बेटर यूज कंट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, और कितने बच्चों को जो हाउस होल्ड डिलीवरी हुई थी उन पे कितना का वेट इन्होंने किया, है ना। स्किल्ड असिस्टेंट के साथ कितनी परसेंट डिलीवरीज हुई, यानी अगर होम बेस्ड डिलीवरीज हो रही थी वहां पे ट्रेंड डाइज आती है, तो वो थी कि नहीं थी, कितनों की हुई, इसका कौन करेगा, इस कार्ड कौन करता है, अरेंजमेंट कौन करता है, आशा को करना होता है, और ये बाकायदा रिकॉर्ड में जाता है। परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, कितनी डिलीवरीज जो है वो इंस्टीट्यूशन में जाके हुई। इसके अलावा आशा ने कितने जेएसवाई क्लेम किए, जननी सुरक्षा योजना जो थी। अब इसमें मैटरनल बेनिफिट होता है कैश का। एक तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी फ्री होती है, दूसरे जो मदर होती हैं उनको पैसा मिलता है, और साथ में ही जो आशा जाती है लेके उसको भी पैसा मिलता है। तो बेसिकली इससे क्या हुआ, इससे ये पता चला कि हाँ इन्होंने ये काम किया था, तो आउटकम इंडिकेटर्स में ये चीज भी ऐड हो गई। इसके अलावा बच्चों में इम्यूनाइजेशन हुआ नहीं हुआ, कितनों का कंप्लीट हुआ, ये जानकारी। बिलो पॉवर्टी लाइन में कितने परसेंटेज है पॉपुलेशन ऐसी है जो अनमेट अनमेट नीड, ये कहते हैं कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन या एलिजिबल कपल्स जिनको जो ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेजर्स हैं जो चाहिए, जिनकी जरूरत है लेकिन वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको कहा जाता है अनमेट नीड्स, है ना। तो परसेंटेज ऑफ अनमेट नीड्स इन बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ फीवर केसेस रिसीव्ड क्लोरोक्विन विद इन 1 वीक इन एंडेमिक एरियाज, जो एंडेमिक एरियाज हैं, हाई फाल्सिपेरियम एरियाज हैं, वहां पे कितने लोगों को प्रिजम्पटिव क्लोरोक्विन ट्रीटमेंट दिया गया। तो ये सारे क्या थे, आउटकम इंडिकेटर थे। अब इसी से इम्पैक्ट इंडिकेटर, यानी आउटकम हुआ तो अब इसका इम्पैक्ट असर क्या आएगा, कोई भी प्रोग्राम होता है तो लास्ट में क्या होता है उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि हमने जो मेजर्स लिए थे या जो तमाम चीजें जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था, अगर वो सही से काम की तो उनका क्या असर रहा, पॉजिटिव असर रहा यानी जो हमें चाहिए था, या निगेटिव इम्पैक्ट आया बल्कि जो हम करना चाह रहे थे उससे अलग उसका असर आ रहा है। तो ये लास्ट होता है इम्पैक्ट इंडिकेटर, जो हमारे प्रोग्राम की सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, उसको डिनोट करता है, ठीक। तो इम्पैक्ट इंडिकेटर क्या है, अगर मान लीजिए कि ये तमाम चीजें करेक्ट हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही है, जीएसवाई क्लेम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटना चाहिए, है ना। तो ये अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये जो कम हो रहा है तो ये इम्पैक्ट इंडिकेटर पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिकेटर होगा। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन रेट ये कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। इसके अलावा कितने टीबी और लेप्रोसी के केसेस डिटेक्ट हुए एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, ये सारी चीजें क्या थी, ये इनके एक्टिव पार्टिसिपेशन को बताती है आशाओं के, यानी ये फील्ड में इन्होंने काम किया जिसकी वजह से ये चीजें हमें देखने को मिली, तो इनको कहा गया इम्पैक्ट इंडिकेटर ना, आशा से रिलेटेड था। अब एक प्रोग्राम, क्योंकि ये भी क्या है एनआरएचएम के अंडर में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में, जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुआ था, 2005 में ये लॉन्च हुआ था, 12 अप्रैल 2005 में। अब बेसिकली इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, पहले से चल रहा था बस इसका नाम चेंज करके जननी सुरक्षा योजना रख दिया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। अब इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, थ्रू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड केयर स्पेशली फॉर पुअर वुमेन। जितनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होगी उतने ही ज्यादा फर्टिलिटी के चांसेस
कम होंगे। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था ना। सैलिएंट फीचर क्या था, एक तो ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, यानी कि पूरा का पूरा खर्च जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जा रहा था। और साथ ही साथ इसमें एक और बेनिफिट था कैश असिस्टेंस का विद इंस्टीट्यूशनल। एक तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, दूसरे डिलीवरी के बाद कैश असिस्टेंस भी दिया जाता था मदर्स को, है ना। और दूसरे साथ में स्टार्ट करने वाली आशाओं को भी पैसा मिलता था इसके साथ ही जीएसवाई में। एलिजिबिलिटी क्या थी कैश तो इंडिया को दो तरीके से डिवाइड किया गया था, हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, है ना। तो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में जितनी भी वोमेन थी किसी भी एज ग्रुप की हो, अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही है उनकी, है ना, नंबर ऑफ कितने भी नंबर ऑफ डिलीवरीज हो, 2 3 4 5, उनको मिलना था कैश असिस्टेंस, है ना। लेकिन हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में या तो बिलो पॉवर्टी लाइन की वोमेन हो यानी बीपीएल कार्ड वाली वोमेन हो वो, या फिर ना 19 ईयर्स से एबव हो, या फिर SC ST प्रेग्नेंट वोमेन हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो लिमिटेशन है हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में वो 2 लाइव बर्थ तक ही है, कि 2 लाइव बर्थ तक कैश दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। एंड लो परफॉर्मिंग स्टेट में अनलिमिटेड जितनी भी इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो रही है सब में कैश असिस्टेंस मिलेगा। ठीक। अब क्या पैकेज क्या है, पैकेज क्या है ना। रूरल एरियाज का है, लो परफॉर्मिंग स्टेट है, मदर्स पैकेज जो होता है वो 1400 का होता है, कितना 1400 रुपीज मिलेंगे एक डिलीवरी पे, किसको, मदर को, प्रेग्नेंट लेडी को। और आशा का पैकेज क्या है, 600। ठीक। इतना आशा को भी मिलेगा अगर वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएगी ले जाकर। हाई परफॉर्मिंग स्टेट में मदर्स पैकेज जो होता है वो 700 का है, और आशा का पैकेज जो है वो 600 का है। तो टोटल हो गया ये 2000 लो परफॉर्मिंग स्टेट में एंड 1300 हाई परफॉर्मिंग स्टेट में। ठीक, ये तो रूरल एरियाज का था। अर्बन एरियाज में लो परफॉर्मिंग स्टेट जो है अर्बन एरियाज में, यहाँ पे मदर्स पैकेज जो है वो 1000 और आशा का पैकेज जो है वो 400 है। एंड हाई परफॉर्मिंग स्टेट में 600 जो है वो मदर पैकेज है एंड 400 आशा का पैकेज है। तो 1400 एंड 1000, ठीक है, ये टोटल पैकेज बनता है जो जनरल सुरक्षा योजना में मिलता है। ठीक है, आशा को भी मिलता है और प्रेग्नेंट वुमेन को भी मिलता है। लिमिटेशंस वही है कि लो परफॉर्मिंग स्टेट में जितनी भी बर्थ इंस्टीट्यूशनल हो रही है सबको पैसा मिलेगा, और हाई परफॉर्मिंग स्टेट में अप टू 2 लाइफ बर्थ तक कैश असिस्टेंस दिया जाएगा इनको। ठीक, तो ये जननी सुरक्षा योजना थी। अब इसी में फिर आया एक और प्रोग्राम, 2011 में ये लॉन्च हुआ था, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अभी तक सिर्फ जननी के लिए था, अब इसमें शिशु को ऐड कर दिया गया है ना, बच्चे को ऐड कर दिया गया। इसमें दो कंपोनेंट आए, एक तो बच्चे का कंपोनेंट है, एक प्रेग्नेंट लेडी का कंपोनेंट है ना। तो प्रेग्नेंट वुमेन का कंपोनेंट क्या है, फ्री डिलीवरी, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन ही क्यों ना हो, है ना। जितने भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वहां पे फ्री डिलीवरीज होंगी, फ्री डिलीवरीज होंगी, और अगर सी सेक्शन भी होना है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके अलावा जब तक वो लेडी वहां पे एडमिट रहेगी उसकी ड्रग्स उसकी कंज्यूमेबल सब जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। डाइट जो है वो भी क्या होगी, फ्री डाइट होगी। फ्री डाइट होगी, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 3 दिनों तक उसे फ्री डाइट डाइट मिलेगी, और सिजेरियन सेक्शन है तो अप टू 7 डेज तक उसका जो डाइट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डायग्नोस्टिक्स जितने भी खर्चे हैं जो भी डायग्नोसिस से रिलेटेड चीजें हैं सब के सब फ्री ऑफ कास्ट होंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी फ्री होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन होम टू इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन टू होम बैक, ये भी फ्री ऑफ कास्ट होता है। प्रेग्नेंट वुमेन का ये कंपोनेंट है। ठीक। चाइल्ड हेल्थ कंपोनेंट क्या है, तो एक तो इसमें कई अलग अलग छोटे छोटे हेडिंग्स में है। एक तो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर NRC, इन पेशेंट ट्रीटमेंट। अगर मान लीजिए बच्चा बहुत ज्यादा माल नरिश है तो वहीं पे जहाँ पे उसकी डिलीवरी हुई है वहीं पे एक अलग से छोटा सा रूम दे दिया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियरली माल नरिश चिल्ड्रन एंड काउंसलिंग ऑफ मदर्स एंड प्रॉपर फीडिंग। और मदर्स को बार बार प्रॉपर फीडिंग से रिलेटेड मतलब फीडिंग से रिलेटेड उसे बताया जाता है। फिर है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस IMNCI, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस जो होती है बहुत सारी है यहाँ पे, उनको कैसे ट्रीट करना है कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा प्री सर्विस IMNCI यानी इसमें एक मेडिकल करिकुलम है जिससे जो है IMNCI मैन पावर यानी यही लोग जो दाइज होती है या आशाएं होती हैं इनको बाकायदा जो है ट्रेन करना होता है ये इन सारी चीजों को देखने के लिए कि क्या क्या साइंस है तो क्या एक्शन लेना है हमें, है ना।
एंड फैसिलिटी बेस्ड IMSI ना, यानी कि अब फैसिलिटी फोकस ऑन इन पेशेंट मैनेजमेंट, इन पेशेंट मतलब IPD पे है ना, इन पेशेंट मैनेजमेंट ऑफ मेजर कॉजेज ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड मोर्टेलिटी लाइक एस्फिक्सिया है, सेप्सिस है, लो बर्थ वेट है, न्यूमोनिया, डायरिया, मलेरिया, मेनिंजाइटिस, सीवियर माल न्यूट्रिशन। इनको कैसे ट्रीट करना है, इन पे क्या फोकस करना है ना, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज अब इसमें जो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, इसमें कैसे कैसे मैनेज करना है ना। तो ये सारी चीजें जब लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, दाइस को या आशाओं को, तो वो उसको जो वार्निंग साइन है वो उसको पकड़ेंगे और उसी से फर्दर जो है उन्हें एक्शन लेना है। तो बेसिकली ये है कि हेल्थ फैसिलिटी क्या, MCH मदर एंड चाइल्ड हेल्थ लेवल 1, कहाँ पे ये लेवल 1 है, PHC या सब सेंटर पे है ना। अब बर्थ हो रही है, न्यूबॉर्न को क्या देखना, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर लेबर रूम में ही होना चाहिए ना, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर वो लेबर रूम में ही होना चाहिए। अगर सिक है न्यूबॉर्न तो उसको फौरन रिफर करना है हायर सेंटर पे। ये तो MCH लेवल 1 था। एंड MCH लेवल 2 यानी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ लेवल 2, अब ये चीज कहाँ पे हो रही है, CHC या फर्स्ट रेफरल यूनिट जिसको कहते हैं, FRU, NBCC, व्हाट इज NBCC, यानी न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर है ना। NBCC होना चाहिए कहाँ पे, लेबर रूम में ही होना चाहिए। और अगर मान लीजिए सिजेरियन सेक्शन हो तो ऑपरेशन थिएटर में भी एक न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर होना चाहिए। सिक न्यूबॉर्न है तो न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट एक वहां से स्टेब्लिश होनी चाहिए फर्स्ट रेफरल यूनिट पे। एंड MCH लेवल 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है तो ठीक है, NBCC लेबर रूम में होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU भी वहां पे होनी चाहिए सिक न्यूबॉर्न के लिए। ठीक, ये तो था फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है ना। न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर क्या, स्पेस विद इन डिलीवरी रूम फॉर इमीडिएट केयर टू न्यूबॉर्न, मैंडेटरी फॉर ऑल हेल्थ फैसिलिटीज, जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज है गवर्नमेंट में वहां पे एक न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर होना चाहिए, इट इज मैंडेटरी। ठीक, अब दूसरा क्या है, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, यहाँ पे थी ना, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स में हो रही है या CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। द फैसिलिटी विद इन आर नियर मैटरनिटी वार्ड वेयर सिक एंड लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न कैन बी केयर फॉर शॉर्ट पीरियड, थोड़े देर वक्त के लिए अगर उनकी केयर करनी हो तो वहीं पे वो चीज मौजूद होनी चाहिए। CHC पे और फर्स्ट रेफरल यूनिट पे होनी चाहिए। स्पेस रिक्वायर्ड क्या जरूरत है, 4 बेडेड यूनिट एंड 2 बेड्स फॉर पोस्ट नेटल वार्ड फॉर रूमिंग इन, अगर पोस्ट नेटल फिर से आ रही है तो 2 बेड उसके लिए भी अलग से रखना पड़ेगा है ना। तो ये था न्यूबॉर्न स्टेबलाइजिंग यूनिट। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU, बेसिकली इसका लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे होना चाहिए या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, हैविंग मोर देन 3000 डिलीवरीज पर ईयर। 12 बेडेड हॉस्पिटल होना, 12 बेडेड यूनिट्स होनी चाहिए किसकी, SNCU की। और एडल्ट्स के लिए स्टेप डाउन के लिए 4 एडिशनल बेड्स होने चाहिए। अब यहीं पे ये साइंस है जिनसे फर्दर जो है, जो हम MCH लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 देख रहे थे, तो बेसिकली यही सब साइंस थी। इमरजेंसी साइन क्या है न्यूबॉर्न के लिए, एक तो हाइपोथर्मिया हो यानी टेम्परेचर लेस देन 36 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, एपनिया या गैस्पिंग, सीवियर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, सेंट्रल साइनोसिस मिलिए, शॉक में है बच्चा, कोमा या कन्वल्जन है, इंसेफेलोपैथी अगर डेवलप हो, ये सारी इमरजेंसी साइन है। फॉरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू करना है। प्रायोरिटी साइन जिनको प्रायोरिटी देनी है, देखना है, तो कोल्ड स्ट्रेस ना, ये सिक न्यूबॉर्न का ट्राइज है, कैसे हमें उनको अलग अलग करना है ना। प्रायोरिटी साइन में क्या, कोल्ड स्ट्रेस है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, इसके अलावा बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबल हो, रेस्टलेस हो, जिटरी हो, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा हो, जॉन्डिस बहुत ज्यादा हो या पैलर बहुत ज्यादा हो, किसी दूसरी साइड से ब्लीडिंग हो रही हो, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, या वेट जो है लेस देन 1.8 kg है, या फिर ओवर वेट है, मोर देन 4 kg का बच्चा है, तो उसको असेस करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक्शन लेना है। और नॉन अर्जेंट साइन जिनमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, ट्रांजिशनल स्टूल यानी अलग अलग रंग के स्टूल्स आ रहे हैं उसको, पॉजिटिव माइनर बर्थ ट्रामा, सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, माइनर माल फॉर्मेशन है, जॉन्डिस है, या और दूसरे केसेस जो है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो उनमें सिर्फ असेस करना है और काउंसिल करना है कि वक्त के साथ ये सही हो जाएगा। तो इट इज अ ट्राइज ऑफ सिक न्यूबॉर्न, इमरजेंसी साइन, प्रायोरिटी साइन एंड नॉन अर्जेंट साइन। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में जो होता है होम बेस्ड, अभी तो वो क्या था, फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर था, अब ये होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। तो बेसिकली होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में जो मेन पर्सन इन्वॉल्व होता है दैट इज आशा, जो मेन पर्सन है इन्वॉल्वमेंट जो है होम बेस्ड में वो आशा है। इसके अलावा और दूसरे लोग कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर्स या मेडिकल ऑफिसर्स बाद में। तो अब विजिट्स के बारे में यहाँ पे देखिएगा, 6 विजिट एंड 7 विजिट। 6 विजिट्स अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई तो उसके बाद आशा का काम है
कि वो डे थर्ड पे, सेवेंथ पे, 14, 21, यानी जो परपेरियम का पूरा पीरियड है, तीसरे दिन से शुरू होकर 42वें दिन तक, उसको टोटल 6 विजिट जो है वो करनी है, अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई थी तो। और अगर होम बेस्ड डिलीवरी हुई है तो 7 विजिट, यानी डिलीवरी के दिन भी उसे रहना है वहां पे, आशा को, डे 1 पे। इसके बाद फिर वही जो रूटीन है, थर्ड, सेवन, 14, 21, 28 एंड 42nd डे पे। तो ये इनकी विजिट है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे 6 और होम बेस्ड डिलीवरी पे 7। ठीक, विजिट्स थी। और आशा का दूसरा काम क्या, जिसके लिए उन्हें 250 रुपीज पैसा मिलेगा, एक तो बर्थ वेट को रिकॉर्ड करना है, बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी न्यूबॉर्न को देनी है, बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर टिल वही परपेरियम या 42nd डे तक न्यूबॉर्न सेफ्टी और मदर की सेफ्टी का ख्याल रखना है। इसके लिए उसे अलग से 250 रुपए का अंडेरियम मिलता है आशाओं को। अब इसी में एक प्रोग्राम और है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, 2013 में ये लॉन्च हुआ था। अब बेसिकली इसमें क्या था, अभी तक हम पढ़ रहे थे ज्यादातर किसके लिए, इन्फेंट्स के लिए था, न्यूबॉर्न के लिए था। अब यहाँ पे थोड़ा सा एज ग्रुप बढ़ा दिया गया, ये कहा गया कि जो टीन एज के बच्चे हैं, टीन्स हैं, उनको भी इसमें शामिल करना है। यानी प्री स्कूल और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है अप टू 18 ईयर्स तक, जो गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल्ड है, वहां तक को इनमें ग्रुप्स को शामिल किया गया था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इंपॉर्टेंस क्या, चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विस प्रोग्राम अंडर नेशनल रूरल हेल्थ, यानी बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग करनी है, उन बच्चों में भी तो बहुत सारी बीमारियां होती है, तो बेसिकली उनको स्क्रीन करना था। और अर्ली इंटरवेंशन से क्या होता है, जो मेजर एक तरीके से मालफॉर्मेशन हो सकती है या बाद में कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, उससे पहले ही स्क्रीन करके अर्लीस्ट उसको ट्रीट कर लिया जाए। ये इसका इम्पोर्टेंस या इसका गोल था। टारगेट ग्रुप क्या है, दो टारगेट ग्रुप बेसिकली इसमें, 0 to 6 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, चाहे रूरल एरियाज के हो या अर्बन एरियाज के हो, अर्बन स्लम्स के। और 6 to 18 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, खास तौर से ये वो बच्चे जो इनरोल्ड है कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल्ड है, तो ये जो है ये टारगेट ग्रुप था। और बेसिकली जो ये गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल्ड है या जो स्लम्स में, ये रूरल एरियाज में बच्चे हैं, इसके लिए बाकायदा वो बनाई गई एक मोबाइल वैन, होता है ना, मोबाइल वैन का मतलब कोई एक, उसमें 2-3 लोग होते हैं मोबाइल वैन में, जो स्कूल टू स्कूल या यूं कह लीजिए कि विलेज टू विलेज जाके बच्चों को स्क्रीन करते हैं। बेसिकली उसमें मेडिकल हेल्थ ऑफिसर होते हैं, नर्स होती है, ये सारे लोग होते हैं, 2 से 3 स्टाफ मिनिमम होता है मोबाइल वैन में। टारगेट डिजीज क्या थी, 4Ds। अब यहाँ पे 4Ds टारगेटेड डिजीज है, 4Ds कई जगह आ चुका है ना। तो 4Ds क्या था, डिफेक्ट्स एट बर्थ, इनको टारगेट करना था। बच्चों में क्या क्या डिजीज है, कौन सी डिफिशियंसी कंडीशन है, या डिसेबिलिटीज के साथ साथ कौन से डेवलपमेंटल डिलेज हो रहे हैं, ये सारे चीजें क्या थी, इन्हीं को स्क्रीन करना था, इन्हीं को टारगेट करना था, इनको 4Ds के नाम से जाना गया। अब इसमें जो कंपोजिशन है मोबाइल हेल्थ केयर टीम में, दो आयुष मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, एक मेल एक फीमेल, एक या तो एएनएम हो या स्टाफ नर्स हो, और एक फार्मासिस्ट होने चाहिए, इतने लोग होने चाहिए। जो मोबाइल हेल्थ टीम है, जो विलेज टू विलेज जाएगी या स्कूल टू स्कूल जाके स्क्रीन करेगी बच्चों को। ठीक है, अब ये सारे 4Ds है। ये क्या है, ये 4Ds है। डिफेक्ट एट बर्थ, डिफिशियंसी कंडीशन, डिजीज इन चिल्ड्रन एंड डेवलपमेंटल डिलेज, है ना। तो बर्थ पे क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अच्छा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी की वजह से होता है, बताओ आप लोग ऑब्स्टेट्रिक्स में। आयरन से फॉलिक एसिड। आयरन, फॉलिक एसिड। आयरन से नहीं होता भाई, फोलिक एसिड से होता है, याद रखना। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है वो फोलिक एसिड की वजह से होता है। डाउन सिंड्रोम है, क्लेफ्ट लिप या पैलेट है, टेलीफेज है, इसकी बहुत सारी कंडीशन है। डिस्प्लेजिया, कंजेनाइटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, कैटरेक्ट है या डेफनेस है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। अच्छा, अगर इन तीनों को आप एक साथ जोड़ दीजिए, कैटरेक्ट, डिफनेस और पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, या यूं कह लीजिए कार्डियक डिजीज, तो ये एक ट्रायड बनता है। और ये ट्रायड जो है, आपने इन्फेक्शन में पढ़ा है, कंजेनाइटल रुबेला। सीआरएस, हाँ, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में, है ना। तो ये है, बच्चों में ही होता है। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, है ना, ये सारी क्या डिफेक्ट है एट बर्थ। डिफिशियंसी कंडीशन क्या क्या होता है, एनीमिया अगर बहुत सीवियर है, विटामिन ए डिफिशियंसी, बाइटेड स्पॉट को देखा जाएगा, विटामिन डी डिफिशियंसी यानी रिकेट्स, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो रहा है, या ग्वाइटर, ये सारी क्या है, डिफिशियंसी कंडीशन है। बच्चों में क्या क्या डिजीज हो सकती है, स्किन कंडीशन, एक्जिमा, फंगल कंडीशन, या स्केबीज, ओटाइटिस मीडिया है, आरएचडी है,
रिएक्टिव एयरवे डिजीज है, डेंटल कंडीशंस है, और कन्वर्जन डिसऑर्डर है। तो इतनी सारी चीजें अगर बच्चों में डिजीज की बात करें, या फिर एक चीज और है कि एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी जाता है कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वहां पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला डिफेक्ट क्या होता है, यानी उनमें कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है जो जब हम स्क्रीन करते हैं बच्चों को। डेंटल डिफेक्ट सबसे कॉमन होता है, डेंटल कंडीशन। इसका डेवलपमेंटल डिलेज है, विजन इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट है, मोटर डिले है, कॉग्निटिव या लैंग्वेज डिले है, ऑटिज्म यानी बिहेवियर डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये सारी चीजें क्या है, ये डेवलपमेंटल डिलेज है। तो ये 4 डीज थे, 4 डीज थे जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल है। अब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में ये लॉन्च हुआ था ना। इट इज अ सब कंपोनेंट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट एनआरएचएम है। अब कवरेज क्या है, कब हम नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को लागू करेंगे, यानी ऑल स्टेट कैपिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर सिटीज टाउन्स विद ए पॉपुलेशन ऑफ 50,000 एंड above। यानी जो भी सिटीज है, विलेज करो, स्टेट कैपिटल्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिनकी पॉपुलेशन जो है मोर देन 50,000 है, तो वहां पे नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है ये लागू होगा। मेन एम क्या है इसका, टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, है ना। और खास तौर से अर्बन पॉपुलेशन में भी जो स्लम डेवलप, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, या दूसरा जो सेक्शन बहुत ज्यादा डिजीज से जो वनरेबल है, एक्सपोज्ड है, तो उनको जो हेल्थ केयर है, बेटर हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड करा के उनको मतलब उनका हेल्थ स्टेटस को मेंटेन किया जाए, इंप्रूव किया जाए, ये इसका मेन एम था। इस प्रोग्राम का एक्सपेक्टेड आउटकम क्या था, एक तो अर्बन एरियाज में आईएमआर को 40% तक रिड्यूस कर देना है, तो रिडक्शन के बाद कितना आ जाएगा, 20 पर 1,000। एमएमआर अर्बन एरियाज में 50% तक रिड्यूस, 1 पर 1,000। यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूडिंग 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जेएसवाई, उसको लागू करना था। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 का था। अचीव ऑल टारगेट ऑफ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जितने भी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम अभी तक हम पढ़ रहे हैं उनके तमाम टारगेट्स को हमें क्या करना है, अचीव करना है, ठीक है। की कंपोनेंट्स क्या है, अब यहाँ पे सब में यू लग जाएगा। बेसिकली यू क्या है, अर्बन से डिनोट करते हैं ना। यूपीएससी यानी अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, या यूं कह लीजिए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना। अब ये यूपीएचसी कहाँ होनी चाहिए, 1 पर 50,000 पॉपुलेशन, पर 50,000 पॉपुलेशन पे एक यूपीएससी होनी चाहिए। और इसका लोकेशन जो दिया गया कि प्रेफरेबली या तो ये किसी स्लम के बहुत नजदीक होनी चाहिए, या स्लम में ही होनी चाहिए, उसी झुग्गी झोपड़ी में ही होनी चाहिए, वहीं पे। ओपीडी होनी चाहिए कंसल्टेशन के लिए, बेसिक लैब डायग्नोसिस, ड्रग या कंट्रासेप्टिव डिस्पेंसिंग यूनिट्स होनी चाहिए, है ना। एज वेल एज प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल डिजीज। इसके अलावा वहाँ पे और क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, जितने भी डिजीज है उनको कैसे हमें बचना है उनसे, है ना। तो ये सारी चीजें अर्बन पीएचसी के अंडर में। फिर आया यूसीएचसी यानी अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। बेसिकली इसके लिए क्या था, 30 to 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, प्रोवाइडिंग इन पेशेंट केयर इन सिटीज। अब बेसिक मोर देन 1 पर 50,000, सॉरी 5 लाख पॉपुलेशन। अब ये जो यूसीएचसी था, ये था कि 5 लाख पॉपुलेशन है, तो उसके बाद कहीं जाके एक या एक से ज्यादा हमें यूसीएचसी चाहिए। और फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, मेट्रोज में खास तौर से 75 to 100 बेडेड होना चाहिए, मेट्रो सिटीज में। और यहाँ पे अभी हमने आशा पढ़ा था, अब ये उषा है ना। अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, वो थी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 1 पर 1,000 to 2,500 पॉपुलेशन, यानी 1,000 से लेके 2,500 की पॉपुलेशन पे एक जो है उषा होनी चाहिए। अब एक दो एक्ट, एक तो है सीबीडी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सीबीडी रजिस्ट्रेशन एक्ट ना। तो 1969 में ये एक्ट जो है वो लागू हुआ था। बेसिकली इसमें क्या था कि बर्थ और डेथ को रजिस्टर कराना, उसके लिए टाइमलाइन दी गई थी, गाइडलाइन दी गई थी कि कैसे कैसे हमें रजिस्टर कराना है, कब कराएंगे तो फाइन नहीं लगेगा, कब कराएंगे तो फाइन लगेगा, और अगर उससे भी लेट हो गया तो फिर फर्दर क्या क्या करना होगा, तब जाके रजिस्ट्रेशन होगा। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, है ना। इसमें बर्थ एंड डेथ दोनों को ही विद इन 21 डेज, यानी 21 दिनों के अंदर अंदर रजिस्टर कराना। पहली चीज जो मेन चीज है सीबीडी रजिस्ट्रेशन एक्ट की, वो यही है
कि 21 दिनों के अंदर अंदर चाहे बर्थ हो या डेथ हो दोनों को ही रजिस्टर कराना है। अब टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिक्वायरमेंट देख लीजिए क्या क्या है। तो विद इन 21 डेज अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, और डिले हो रहा है लेकिन लेस देन 30 डेज के ही अंदर अंदर हमने उसको रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो एक प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है ना, जो लेट फीस कही जाती है। मेरे ख्याल से वो 50 रुपए की फीस थी, है ना, तो वो लगेगी। और अगर 30 डेज से ऊपर का डिले हो गया, बट वो डिले कब तक हुआ, लेस देन 1 ईयर, यानी कि कह लीजिए कि 12 महीने के अंदर अंदर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए वो पहुंच गया, चाहे वो बर्थ हो या डेथ हो, तो लेट फीस जो है, यानी जो प्रिस्क्राइब लेट फीस है वो तो लगेगी ही। साथ में ही एक एफिडेविट भी उन्हें देना पड़ेगा, एक एफिडेविट भी आप लगाना पड़ेगा। और अगर डिले हो गया मोर देन 1 ईयर का, तो लेट फीस के साथ साथ जो है अब फर्स्ट क्लास ऑफिसर या मजिस्ट्रेट से ऑर्डर पास करवा के लाना होगा, तब जाके उसका रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। तो ये सारा क्या है, ये रिक्वायरमेंट थी। अब एक चीज और नया जो आया, अक्टूबर 2018, 2018 में अक्टूबर महीने के बाद से डेथ के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर को मस्ट कर दिया गया। डेथ के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर को अब मस्ट कर दिया गया। ठीक। अब आइए, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, 1985। अब बेसिकली ये ड्रग से रिलेटेड है या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस है, तो उनसे रिलेटेड है। इसमें कुछ चीजें हैं, क्या क्या है। पहली चीज तो ये कि कोई भी जो प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यूज कर रहा है ना, या कंज्यूम कर रहा है एनी नार्कोटिक ड्रग, ओपियम या पॉपी का या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को वो यूज कर रहा है ना, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट 10 to 20 ईयर्स, यानी कि 10 से 20 साल कैद की उसे सजा हो सकती है। साथ ही साथ 1 से 2 लाख रुपए की उसको फाइन भी लग सकती है ना, इसके लिए है ना। और अगर गांजा है, गांजा कोई यूज कर रहा है, बेच रहा है या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए 5 साल की सजा और 50,000 रुपए पे फाइन, ना, गांजा के लिए अलग से था। फिर दूसरा है, यूजर्स इफ नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन, ये पूरा सेक्शन है इनका ना, 15 to 20 विल बी, यानी कहने के लिए जो माइनर यूजर्स है, लेस देन 18 ईयर्स के या लेस देन 21 ईयर्स के कहीं कहीं पे हैं, तो विल बी सेंट फॉर ट्रीटमेंट या रिहेबिलिटेशन एंड नॉट पनिश्ड। उनको कहाँ भेजा जाएगा, वही ट्रीटमेंट के लिए, जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं वहां पे इनको फॉर ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा, उनको कोई सजा नहीं दी जाएगी। अब मान लीजिए ओपीएम, जो हिंदुस्तान में ओपीएम की ग्रोथ के लिए बाकायदा लाइसेंस जारी होता है, और जितना बताया जाता है उतना ही उनको कल्टीवेट भी करना होता है। अगर मान लीजिए कि जो लाइसेंसिंग के अकॉर्डिंग जो है वो उससे हट के उसने कुछ काम किया, यानी ब्रीच इन लाइसेंस फॉर ओपीएम ग्रोथ, तो फर्दर जिसको लाइसेंस इशू हुआ था उसको 3 साल की इम्प्रिजनमेंट और साथ में फाइन भी लग सकती है, अगर उसने जो एग्रीमेंट था उससे हट के कोई काम किया तो ओपीएम ग्रोथ के लिए। मान लीजिए कोई अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए रख रहा है ओपीएम या दूसरा साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, तो उनको शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ प्लस फाइन। ठीक है, एक बार, और दोबारा फिर से 6 महीने वो सजा भुगत के आया, दोबारा फिर उसके पास से निकल आया, वो कंज्यूम कर रहा है, तो सब्सिक्वेंट ऑफेंस में क्या है, डेथ पेनल्टी भी हो सकती है उसे। बस इतनी सारी चीजें, तमाम चीजें, गांजा, चरस, भांग, सब कुछ हो गया। सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला प्रोडक्ट इस वक्त जो है, न्यू ईयर पे चले जाइए, शादी ब्याह में चले जाइए, कोई पार्टी फंक्शन है, गम की बात है, गम का माहौल है, क्या चीज सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है, का क्या गांजा, है। एल्कोहल, अबे भाई, एल्कोहल गांजा। इतनी बड़ी बड़ी बात हो रही, अल्कोहल, है ना, शराब, और वो इस पूरे एक्ट में उसको कवर नहीं किया गया है। सबसे खास बात यही है, अल्कोहल यूज इट नॉट कवर्ड अंडर बाय दिस एक्ट, इस एक्ट में अल्कोहल। हाँ, ये है कि शराब पी के गाड़ी चलाना वो एक अलग बात है, वो एक दूसरी कैटेगरी के क्राइम में आ जाता है, लेकिन ये जो पूरा ये जो एक्ट पास हुआ था इसमें कहीं पे भी अल्कोहल का जिक्र नहीं है। अब अगर इसको बैन कर देंगे तो फिर इतना बड़ा रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक। तो बहरहाल अल्कोहल यूज बिल्कुल नहीं, तो इतने सारी चीजें हो सकता है ना पूछे। एक चीज ये ना, अगर एक लाइन ये याद है, समझ लीजिए हमें आधा एक्ट याद है। अगर कोई, अक्सर होता है ना जो चीज थोड़ा सा अलग टाइप की होती है वही पूछी जाती है।